तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, जो राजस्थान आईटीआई की जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो जल्दी ही आपका जो है एनसीबीटी जो है आपका जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी जल्दी आपकी डाल देगा। तो इसलिए अपनी तैयारी में लग जाइए, आने वाले 2 या 4 दिनों में आपकी डेट भी आ जाएगी। तो इसलिए अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। सेकेंड ईयर वालों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की जो मेरी क्लास होने वाली है सेकेंड ईयर वालों के लिए होने वाली है स्टेशन थ्योरी की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर होगा वो है हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, इस चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी। अब देखना है कि कौन छात्र इसमें लास्ट तक रुकता है। लंबी क्लास होने वाली है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अब देखना है कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा देर तक रुकता है। ठीक है, अब रुकोगे तो आपका ही फ़ायदा है, नहीं रुकोगे तो आपका ही नुकसान है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जो अगर आपको आता हो ना सवाल, तो अपने मतलब या तो आप कॉपी ले लीजिए और तुम्हें लिखते रहिए, या फिर आप जो है अपने मन में मतलब राइट आंसर बता देती है। क्योंकि लाइव क्लास चलने रही, लाइव क्लास भी आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए चलेगी, लेकिन फ़िलहाल हम ऐसे ही अपनी क्लास को चालू करेंगे। ठीक है, और अगर आप वो नोट करना चाहो तो क्वेश्चन को चाहे तो आप लिख सकते हो या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो जितने आपके एक रिक्वेस्ट और आपसे कि अगर आपके कोई भी दोस्त सेकेंड ईयर में हो, तैयारी करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ ये क्लास उसको शेयर कर देना यार। बस यही आपसे विनती है, ये क्लास उसको शेयर ज़रूर कर देना ताकि उसको भी कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और मैं हाल भी कह रहा हूँ अपनी तैयारी में लग जाइए, पेपर आपकी जो है डेट जल्दी ही आने वाली है। ठीक है, अब क्योंकि जब स्टेट वाइज डाल दिया, जो SCBT राजस्थान का उन्होंने एग्ज़ाम डेट दे दी है अपनी 1 साल वालों की और सेकेंड ईयर वालों की, तो जल्दी ही जो है NCBT भी जल्दी ही आपकी जो है एग्ज़ाम डेट डाल देगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि एक कलीय सैडेड पोल मोटर में होता है। ये आपका कौन सा है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चैप्टर है, एक फेज प्रेरण मोटर हिंदी में बोलता हूँ तो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना चाहता हूँ। ठीक, और अगर बेसिक्स से देखो दोस्तों, देखिए अगर बेसिक्स में आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतना टाइम हमारे पास अभी नहीं है, मुझे जो बाकी के चैप्टर है वो भी मुझे कंप्लीट करवाने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, ऑनलाइन होगा, तो मतलब इससे जो है मैं जितना बताऊंगा लगभग 60 से 70% जो है आपको जितना करवाऊंगा उससे आपको फंस जाएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, इतना आपको विश्वास रखना है, लेकिन क्लास आपको पूरी देखनी है। ठीक है, तो रोज़ मैं आपको क्लास दूंगा। ठीक, तो चलिए अब मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। बेसिक से अभी टाइम नहीं है, अगर मैं आपको बेसिक से बताऊंगा तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे हैं, तो एक चैप्टर को हम सिर्फ एक दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, पूछ रहा है क्या एक कली साइडेड पोल मोटर में क्या होता है दोस्तों? अगर आपको पता हो तो वो होता है पिंजरा प्रारूपी रोटर। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले के सवाल की ओर। सेकंड नंबर सवाल है कि एक फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा, कितना होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो दोस्तों वो होगा आपका 100 माइक्रोफैरड से कम। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। ठीक, चलिए अब जितने दोस्तों क्वेश्चन हैं ये सारे आपके मॉडल पेपर से ही हैं। अगर आप देखना चाहो तो अपने मॉडल पेपर में देख सकते हो, विद्या का मॉडल पेपर है अगर आप देखना चाहो तो। ठीक, वहाँ पर भी आपको सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है जो रिफ्लेक्शन मोटर की घूर्णन दिशा खाली स्थान परिवर्तित करके बदली जा सकती है। जबकि रिफ्लेक्शन मोटर होती है, इसको जो उसकी घूर्णन दिशा होती है वो क्या करके हम बदल सकते हैं, उसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं, क्या करके बताइए। अगर आपको पता हो तो वो क्या ब्रुश की स्थिति को हम बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपको दोस्तों यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फोर्थ नंबर, निम्न में से किस एकल फेज मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होगा? चलिए यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर सैडेड पोल मोटर। ठीक है, सैडेड पोल मोटर। अब मैं आपको दोस्तों बताऊं कि इस क्लास में लगभग आपके 94-95 क्वेश्चन समथिंग होंगे। ठीक है, 94-95 क्वेश्चन है आज की क्लास में, तो आप समझ सकते हो लंबी क्लास तो होने वाली है। तो जुड़े रहना। अब देखना है कि कौन मेरे साथ लास्ट तक जुड़ता है, अब देखना ये है। ठीक, चलिए पांचवा है कि निम्न में से किस प्रकार का एकल फेज मोटर उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य करता है? निम्न में से किस प्रकार का एकल फेज मोटर उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य करता है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो होगा आपका, इसमें क्या पूछा है, एकल फेज मोटर उत्तम पावर फैक्टर का कार्य करता है, तो वो करता है कौन सी मोटर होगी दोस्तों? ये ध्यान रखना है आपको, रिपल्शन मोटर काम करती है पावर फैक्टर पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका है छठा क्वेश्चन,
कि एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्य किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये भी कि इसमें प्रीवियस क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नहीं, लेकिन जो मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो पूछे जा चुके हैं वो हम जो क्वेश्चन लास्ट में चलेंगे वो आएंगे, ठीक है। तो लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनके पूछने के चांसेस अधिक रहते हैं। ये स्टार्टिंग क्या है, क्योंकि मॉडल पेपर आपको इसी वे में देता है, क्वेश्चन छांट करके देता है। बुक से पढ़ोगे तो उसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कोई प्रैक्टिस सेट उठाओगे आप, लेकिन मॉडल पेपर में क्या होता है वो सभी का निचोड़ कर लेता है। इंपॉर्टेंट सवालों का मॉडल पेपर यही होता है, वो सभी सवालों का निचोड़ कर लेता है और तभी आपको जो है क्वेश्चन तैयार करके देता है। और उसमें वे भी क्वेश्चन होते हैं जो पिछले सालों के बने हुए हैं, वो आगे आएंगे, आपको दिखा दूंगा कौन कौन से ईयर में आए हुए हैं, आगे क्लास में आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ क्लास में जुड़े रहिएगा। छठा जो सवाल इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन, धारित्र चाल मोटर, ठीक है। क्या होगा, धारित्र चाल मोटर, ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। सातवां जो सवाल है कि एक कला मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदलकर नहीं किया जा सकता। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर जो होगा राइट आंसर वो होगा आपका प्रत्याकर्षण मोटर, ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर भी आपका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है दोस्तों घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर है। जबकि घरों में रेफ्रिजरेटर होता होगा, फ्रिज वगैरह होता होगा, तो उसमें कौन सी मोटर दोस्तों यूज़ होती है, उसमें कौन सी मोटर यूज़ होती है बताइए। अब ये तो बेसिक आपके घरेलू से रिलेटेड अगर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी होती है, कैपेसिटर मोटर होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब 9वां सवाल है आपके सामने, उच्च शक्ति गुणक पर प्रचालित मोटर है। उच्च शक्ति गुणक पर प्रचालित मोटर है, अब आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। 9th नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों सवाल राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर कैपेसिटर फेज मोटर, उच्च शक्ति गुणक पर प्रचालित, यानी कि जो उच्च शक्ति पर चलती हो, कैपेसिटर फेज मोटर, ठीक है। अधिकतम पावर फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो कौन सी होती है दोस्तों, कैपेसिटर फेज मोटर, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल जो दूसरा है आप लोगों के सामने है कि एक यूनिवर्सल मोटर किसे प्रचालित होते हैं, किस पर वह काम कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए व बी दोनों, यानी कि डीसी और एसी पर वह काम कर सकती है। ये अकेली ऐसी मोटर होती है यूनिवर्सल मोटर जो एसी पर भी और डीसी पर भी दोनों पर यह कार्य कर सकती है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो विद्युत सेविंग मशीन में विद्युत मोटर है, विद्युत सेविंग मशीन में विद्युत मोटर है, बताइए। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन में अगर मिस्टेक भी हो जाए तो दोस्तों एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, अगर मिस्टेक भी हो जाए मुझसे तो प्लीज़ यार मुझे एक बार बता देना, ठीक है। अगर मिस्टेक हो जाए तो, वैसे तो ट्राई कर रहा हूँ सब कुछ सही बताने की, लेकिन फिर भी अगर मिस्टेक हो गई तो उसके लिए सॉरी बता देना मुझे एक बार, ठीक है। चलिए अब 11 सवाल है, विद्युत सेविंग मशीन में प्रयुक्त मोटर है। विद्युत सेविंग मशीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेविंग मशीन की, तो उसमें कौन सी होगी, तो वही होगी यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल का अधिकतम यूज़ होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट मोटर है, ठीक है। यूनिवर्सल के बारे में मैंने आपको बताया होगा, अगर आपने बेसिक से पढ़ा हो, मैंने बेसिक से क्लास करवाई है। अगर आपको बेसिक से चैप्टर जानना हो ना तो पिछले जो क्लासेस हुई ना मैंने आपको कंप्लीट करवा रखा है, देखना चाहो तो आप देख सकते हो। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, यूनिवर्सल के मोटर के बारे में आपको बताया हुआ है। अब बात करें यूनिवर्सल मोटर की न्यूनतम क्षमता कितनी होती है दोस्तों। न्यूनतम क्षमता पूछ रहा है कितनी होती है, तो कितनी होगी दोस्तों, 1 यानी कि 1/200 हॉर्स पावर। एचपी का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, हॉर्स पावर की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। अब 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है मुझे बताना है आपको, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हो कि 1 एचपी बराबर कितने का होता है, बताइए ना मुझे, कमेंट करके ज़रूर बता देना यार अगर पता हो तो, ठीक है। नहीं तो फिर मैंने वैसे लोगों को बताया हुआ है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो बता देना एक बार फिर से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला जो सवाल है वो क्या कहता है। अब अगला सवाल जो आपके सामने है कि सैडेड पोल मोटर में निम्न में से कौन सा अवयव नहीं है। वायलेट के भी क्वेश्चन थे, आपको अभी थोड़ा सा लाइट नहीं मिलने का, ठीक है, उसके लिए सॉरी। अभी आपको सिर्फ यहाँ पर फोटो क्लिप भी आपको मिलने वाली है। सैडेड पोल मोटर में निम्न में से कौन सा अवयव नहीं होता, बताइए। कम्यूटेटर, कैपेसिटर, अब केंद्रीय स्विच, या फिर ये सभी।
सैडेड पोल मोटर की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसमें कोई सा भी जो है इसमें अवयव नहीं पाया जाता, कंपोनेंट कोई सा भी उसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एकल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती विधि कौन सी है? बताइए, इकोनॉमिकल पूछ रहा है आपसे, बताना जल्दी मुझे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट विधि ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है कि 15वां, एक फेज मोटर में प्रारंभिक वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होने के पश्चात मोटर केवल, आपसे पूछ रहा है, गतिशील वाइंडिंग पर चलती है या फिर कंपनसेटिंग वाइंडिंग पर चलती है या फिर पिंजरा प्रारूपी वाइंडिंग पर चलती है, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, तो यहाँ पर गतिशील वाइंडिंग पर चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो होगा आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने है कि यूनिवर्सल मोटर की गति, आपसे पूछ रहा है यूनिवर्सल मोटर की गति किस पर मतलब परिवर्तित होती है? बताइए, 16वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगर आपको पता हो तो लोड परिवर्तन पर भी तुल्यकालिक गति पर होती है। लोड परिवर्तन पर भी और तुल्यकालिक गति पर भी होती है ये परिवर्तन, क्योंकि लोड पर भी काम करती है और वैसे भी। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का यही काम है। अगर आप जानना चाहो इसके अधिक बारे में तो एक बार जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद उसका लिंक भी डाल दूँगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो वहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए 17वां सवाल है, छत के पंखों में प्रयुक्त मोटर, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी आपको बेसिक से पता होना चाहिए। 17वां है, छत के पंखों में कौन सी होती है? वो होती है स्लिप्ड फेज मोटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों ये आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्लिप्ड फेज मोटर 17 सवाल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल मुझे बताइए जल्दी से जल्दी कि एकल फेज मोटर का प्रारंभिक बलागुण होता है, बताइए कितना होता है? मुझे राइट आंसर आपको बताना है, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 0 होगा। ठीक है, 0 होगा ना, एकल फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक बलागुण 0 ही होता है। ठीक है, 0 माना जाता है। चलिए अगला, सैडेड पोल मोटर के शेडिंग रिंग का क्या कार्य होता है? तो परिभ्रमण की दिशा परिवर्तित करना या फिर घर्षण खान या कम करना, फिर घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, या फिर डी मोटर में शोर कम करना। 19वें का इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है इसका किसका? सैडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग का कार्य। ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। 20, हेयर ड्रायर में प्रयुक्त मोटर। हेयर ड्रायर आपने देखा होगा, उसमें कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है? बताइए। देखिए जितने भी सवाल अधिकतर जो आ रहे हैं ना आपके घरेलू से रिलेटेड आ रहे हैं, जो उनसे आपके घरेलू मशीनें होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उसमें ये हो गई यूनिवर्सल मोटर हमारी। ठीक है, कौन सी होगी? यूनिवर्सल मोटर। चलिए अगला सवाल, एक कलीय मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय कौन सा है? एक कलीय मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय है, एक कलीय मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय कौन सा है दोस्तों? वो है आपका स्लिप्ड फेज विधि। स्टार्ट करने के बारे में पूछ रहा है तो कौन सी? स्लिप्ड फेज विधि। मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय कौन सा है? स्लिप्ड फेज विधि। अगला 22वां सवाल, कैपेसिटर प्रारंभ मोटर का शक्ति गुणक लगभग होता है। कैपेसिटर प्रारंभ मोटर का शक्ति गुणक लगभग होता है, बताइए। अग्रगामी या पश्चगामी, कितने का होता है आपको बताना है, बताइए। 22वां सवाल है, तो 0.5 से 0.6 पश्चगामी, पीछे की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला है कि यदि एक स्लिप्ड फेज मोटर की मुख्य एवं सहायक कुंडलियों में धाराएं क्रमशः IM तथा IS हो तो IM व IS के मध्य थीटा कोण बन रहा हो तो उसमें विकसित बलागुण किसके समानुपाती होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो किसके समानुपाती होता है? वो साइन थीटा के समानुपाती होता है। किसके? साइन थीटा के। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 24वां कि कैपेसिटर स्टार्टिंग विधि से मोटर स्टार्ट करने पर उपलब्ध बलागुण का मान होता है। कैपेसिटर स्टार्टिंग विधि से मोटर स्टार्ट करने पर उपलब्ध बलागुण का मान कितना होता है?
ये बताइए आप मुझे, पता हो तो सामान्य से अधिक होता है, ठीक है, ना कि शून्य या फिर निम्न, ठीक है। डाउट इनमें बनता है, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे, सिर्फ सामान्य से अधिक ही होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला है कि कैपेसिटर स्टार्ट जो कैपेसिटर रन मोटर मूल्यतः होती है, बताइए। राइट आंसर आपको बताना है 25वें का। यहाँ पर एक कलीय प्रेरण मोटर, कितना, एक कलीय प्रेरण मोटर जो है दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब है आपका 26वां सवाल। 26वां जो सवाल है दोस्तों वो है आपका यूनिवर्सल मोटर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल मोटर को और क्या कहते हैं, बताइए। तो क्या बोलते हैं इसको, एसी तथा डीसी की किसी भी सप्लाई पर यह चलाया जा सकता है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इतना आपको ध्यान रखना है। जो आपका यूनिवर्सल मोटर होता है ना, वो सिर्फ अकेला एक ऐसा मोटर है जिसको हम एसी और डीसी दोनों पर चला सकते हैं, ठीक है। एक सवाल जो पीछे आया तो वो परिवर्तन के बारे में शायद पूछ रहा था, जो पिछला जो सवाल आया था, अगर उसका डाउट बन रहा है तो उसका डीसी ही होगा, ठीक है, उसका डीसी होगा अगर आपको डाउट हो, ठीक। तो एक बार मेरी यूनिवर्सल मोटर को आप एक बार जो मैंने उसमें बताया हुआ बेसिक से पढ़ाया हुआ, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट उसमें से क्लियर हो जाएंगे, कभी आपका थोड़ा बहुत डाउट बन रहा हो तो, ठीक है यार। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आपके अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आप लोगों के सामने इस प्रकार है कि एक कलीय मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर है, बताइए। एक कलीय मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर है, आपको राइट आंसर दोस्तों बताना है कि किसके साथ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर 27वें का बी ऑप्शन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 28वां क्वेश्चन आप दोस्तों आप लोगों के सामने है कि एक कलीय मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग में परिवर्तनों की संख्या गतिशील कॉइल के परिवर्तनों की संख्या की तुलना में कैसी होती है, कम होती है या फिर ज़्यादा होती है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ए ऑप्शन, कम होती है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कंप्रेशन के लिए उपयुक्त मोटर है, कंप्रेशर के लिए उपयुक्त मोटर है 29वें का आपको राइट आंसर बताना है, पता हो तो चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, दोनों होती है, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल है 30 कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में यदि कैपेसिटर के स्थान पर समान प्रतिघात का एक प्रेरक लगा दिया जाए तब मोटर क्या होगी, बताइए। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हो। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में यदि कैपेसिटर के स्थान पर सामान्य प्रतिघात का एक प्रेरण लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो प्रारंभ नहीं होगी, वह चलेगी नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल 31वां, निम्न में से किस मोटर क्या है आपका, निम्न में से किस रोटर का बलागुण उच्चतम होगा, निम्न में से किस रोटर का बलागुण उच्चतम होगा, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा 31वें का वो होगा आपका यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 32वां कि सामान्य रूप से किस मोटर की गति 3000 आरपीएम से अधिक हो सकती है, कौन सी मोटर की, बताइए। 32वें का तो वही हमारी कौन सी, यूनिवर्सल मोटर, क्योंकि हाई पावर की तो यही होती है ना यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। तो यही आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है भैया यूनिवर्सल मोटर, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको यूनिवर्सल मोटर इंपॉर्टेंट है। जो पिछली क्लास हुई है ना उसको देख लीजिएगा यार, यूनिवर्सल के मोटर के बारे में मैंने बताया है, या फिर आप कहीं से भी इसमें अगर पढ़ना चाहो, क्लास नहीं देखना चाहते तो कहीं से भी आप यूनिवर्सल मोटर के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल मोटर, क्वेश्चन बचते हैं। चलिए अगला सवाल है कि अपकेंद्री स्विच खुला होने का अर्थ है, अपकेंद्री स्विच क्या होगा, खुला होने का अर्थ क्या है, कि वाइंडिंग शॉर्ट है या फिर स्विच शॉर्ट है, बताइए। 33वें का यहाँ पर जो राइट आंसर उसको होगा वाइंडिंग जो है ओपन होने का कारण होती है, जो ओपन, डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 34 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि उच्च स्पीड तथा उच्च प्रारंभिक प्राघूर्ण की आवश्यकता होने पर उपयुक्त मोटर है। 34
तो यूनिवर्सल मोटर, बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, ब्रेकिंग पद्धति का प्रकार है, ब्रेकिंग पद्धति का प्रकार है 35। तो यहाँ पर दोस्तों जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों, ठीक है, यांत्रिक ब्रेकिंग और विद्युत ब्रेकिंग, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 36वां, देखते हैं क्या कहता है। 36वां है कि एक कलीय मोटर को स्वतः चालित बनाने के लिए उनमें से एक अतिरिक्त खालिस्तान वाइंडिंग लगाई जा सकती है, कौन सी बताइए। 36, तो प्रारंभिक वाइंडिंग उसमें लगाई जाती है, ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया जाता है क्या, बताइए। तो वह प्रारंभिक वाइंडिंग तथा अपकेंद्री स्विच, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए 38वां कि मोटर में खुला परिपथ फॉल्ट का स्थान है, मोटर में खुला परिपथ फॉल्ट का स्थान है 38वां, बताइए। तो यहाँ पर प्रारंभिक वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, ये सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि विद्युत ब्रेकिंग का प्रकार पूछ रहा है यहाँ पर, विद्युत ब्रेकिंग 39वें का जो है राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर प्लंगिंग, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, रिजनरेटिव ब्रेकिंग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये क्या कहा गया कि द्विघूर्णन क्षेत्र यानी कि जो डबल रिवोल्विंग फील्ड के सिद्धांत के अनुसार एक जो पल्सेटिंग क्षेत्र का घूर्णीय क्षेत्र में ब्रेक किया जा सकता है, इनमें से प्रत्येक कंपोनेंट क्षेत्र का आयाम कैसा होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा उटपटांग सा है, क्या होना चाहिए, तो फ्लेटिंग क्षेत्र के आयाम का आधा होना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब जल्दी आपके जो हैं जो पिछले सालों में क्वेश्चन बने हैं ना वो भी आने वाले हैं, ठीक है, अभी आने वाले हैं, देखते रहिए। आगे क्लास में आने वाले जो पिछले सालों के क्वेश्चन पूछे गए ना, 2008 के, 10 के, 17 के, 18 के, 19 के, तो इस टाइप से वो जो सवाल आने वाले हैं आगे, ठीक है, देखते रहिए क्लास को। अगला है स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, वो पिछले सालों में पूछे गए और ये जो है इनके चांसेस अधिक रहते हैं पूछे जाने के। अगला है स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर में क्या होता है, बताइए। 41वां, तो यहाँ पर दोस्तों जो होगा आपका यहाँ पर मुख्य वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा कनेक्ट की जाती है, प्रारंभिक वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा कनेक्ट की जाती है, उपयुक्त दोनों वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा, तो इनमें से तो किसी भी इनमें से कनेक्ट नहीं हो पाती, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो पिछली दोस्तों क्लास हुई है उसमें मैंने स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के बारे में भी आपको बताया हुआ है कि ये क्या होती है, ये किस पर काम करती है, ठीक है, सब कुछ इसके बारे में मैंने बताया हुआ, उसमें यूनिवर्सल मोटर के बारे में स्लिप्ड, तो इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्लास है, वो भी आपको देख लीजिएगा। ये सभी आपको स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, रोटर वगैरह, स्टेटर वगैरह सब कुछ आपको क्लियर हो जाएंगे अगर आपने सेकेंडरी की वो सभी अगर मेरी क्लास देख ली ना, ज़्यादा क्लास नहीं है, प्लेलिस्ट अगर आपको लिंक चाहिए ना तो लिंक आपको प्लेलिस्ट का उसी जो सेकेंडरी की आपकी इलेक्ट्रिशियन सभी जो उसमें क्लास हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसमें आपको सभी क्लास मिल जाएंगी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर की, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहो तो। और आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप एक बार उनको देख लीजिएगा। 42 वॉशिंग मशीन में प्रयुक्त मोटर, अभी बताइए आपके घरों में जो वॉशिंग मशीन होगी तो उसमें आप कौन सी जो होती है मोटर कौन सी होती है, सोचा है आपने, बताइए कौन सी होती है, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है, चलिए तो वही होती है हमारी फेवरेट यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। चलिए अगला, ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती, ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती, चलिए मुझे बताइए राइट आंसर 43 का, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पर हिस्टेरेसिस, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है कि प्रतिकर्षण मोटर में कम्यूटेटर द्वारा क्या होता है, बताइए।
मुझे राइट आंसर आपको बताना है 44 का। तो यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है, ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में 2 संधारित्र लगे होते हैं, वे इस प्रकार कनेक्ट किए जाते हैं कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा चुके हैं। अब आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा। तो दोनों कैपेसिटर सहायक वाइंडिंग में के परिपथ में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का। चलिए अब देखते हैं आपका अगला सवाल क्या कहता है। थके तो नहीं ना, अभी तो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं मेरा भाई, 94 के समथिंग है अभी तो, लगता है आप बोर ना हो जाओ। ठीक, चलिए पिस्टन टाइम ड्रिलिंग मशीन के लिए उपयुक्त एक कलीय मोटर है, पिस्टन टाइम ड्रिलिंग मशीन के लिए उपयुक्त एक कलीय मोटर है, बताइए 46 का। तो कौन सी दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर, डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 है आपका, एक कलीय मोटर के किस भाग में स्टार्टिंग वाइंडिंग लगी होती है, एक कलीय मोटर के किस भाग में स्टार्टिंग वाइंडिंग लगी होती है, बताइए रोटर में या फिर स्टेटर में, बताइए मुझे 47 का। और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए दोनों में से बताइए आप मुझे, इनमें दोनों में से है स्टेटर और रोटर में, बताइए एक कलीय में पूछ रहा है आपसे। अब एक कलीय देखिए जो सिंगल फेज में लगी होती है स्टेटर में, स्टेटर का भाग जो आपका बाहर वाला भाग होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, योक भी बोलते हैं, जो अगर आपको पता हो योक, इसको योक भी बोलते हैं, जो बाहर का हिस्सा होता है वो, इसमें एक कलीय मोटर में वाइंडिंग लगी होती है स्टेटर में। और जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है ना, उसमें किसमें होती है, वो सिर्फ रोटर में लगी होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, तो ये आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है प्रतिकर्षण मोटर के साथ कनेक्ट होता है, प्रतिकर्षण मोटर के साथ कनेक्ट होता है क्या, 48, तो क्या कनेक्ट होता है, कम्यूटेटर, ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिकर्षण मोटर के साथ कनेक्ट होता है क्या, कम्यूटेटर। चलिए अगला सवाल है कि प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को क्या किया जाता है, बताइए 49, तो एक जंपर वायर द्वारा आपस में कनेक्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि प्रतिकर्षण होने के पश्चात खालिस्तान की भांति चलती है, कौन सी मोटर, बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको राइट आंसर दोस्तों बताना है किसके साथ राइट आंसर आपका जाएगा, बताइए। ये आपका 51 है, 50वां क्वेश्चन शायद छूट चुका है, 50वां नहीं है, कुछ चलो कुछ नहीं, आगे क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। बताइए 51 का मुझे राइट आंसर, तो वो कौन सी होती है, प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक, चलिए अगला है आपके सामने 52 आगे दिया गया होगा, 52 ही है। निम्न में से किस मोटर में कम्यूटेटर का उपयोग होता है, बताइए निम्न में से किस मोटर में कम्यूटेटर का प्रयोग होता है, बताइए दोस्तों 52 का राइट आंसर बताइए। तो कौन सी में, हमारी यूनिवर्सल मोटर में कम्यूटेटर का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है एक कलीय प्रेरण मोटर में रोटर प्रयुक्त किया जाता है, बताइए मुझे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, एक कलीय मोटर प्रेरण मोटर में रोटर प्रयोग किया जाता है 53, तो पिंजरा प्रारूपी मोटर में। ठीक है, पिंजरा प्रारूपी रोटर के। चलिए अगला है आपका समान रेटिंग के लिए एक कलीय प्रेरण मोटर का पावर फैक्टर 3 कलीय प्रेरण मोटर की तुलना में कैसा होता है, बताइए, ये अच्छा सवाल है। 54 का 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में नहीं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है, तुलना में उसकी कम होता है फिर ज़्यादा होता है, बताइए। समान रेटिंग की बात चल रही है फिलहाल, ये समान रेटिंग में बताइए 3 फेज का अधिक होता है या फिर सिंगल फेज का अधिक होता है, बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक कलीय प्रेरण मोटर का पावर फैक्टर त्रिकलीय मोटर की तुलना में कैसा होता है, कम ही होता है। ठीक है, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर थोड़ी सी वो हाई हो जाती है। ठीक, चलिए 55 मुख्यतः एक कलीय प्रेरण मोटर खालिस्तान मशीन होती है,
बताइए 55, 55 का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, 4 पोल। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 4 पोल पर। ठीक, चलिए 56, एक कलीय प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग मुख्य वाइंडिंग की तुलना में बताइए कितने पोल की होती है। राइट आंसर आपको बताना है 56। तो यहाँ पर समान पोल की होती है, समान पोल रखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। अगला है 50 हर्ट्ज से 4 पोल एक कलीय प्रेरण मोटर की स्लिप 4% है, तो मोटर की गति कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताइए। तो इसकी कैलकुलेशन होगी तो उसका कितना हो जाएगा राइट आंसर, इसका भी फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर 57 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर अभी मैं इसको सोल्व यार कैसे करूँ, इस पर स्क्रीन पे सोल्व तो नहीं होने का ना। तो राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर, और ये होगा आपका 57 का बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने है कि इलेक्ट्रेंस मोटर में बलाघूर्ण किस प्रकार विकसित होता है। इलेक्ट्रेंस मोटर में बलाघूर्ण किस प्रकार विकसित होता है, चलिए बताइए 58। तो वो होगा दोस्तों आपका हिस्टेरेसिस हानि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला है, एक कलीय प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग का कार्य होता है। एक कलीय मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग का कार्य होता है, बताइए 59। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर मुख्य वाइंडिंग के साथ रोटेटिंग फ्लक्स उत्पन्न करना। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन 59 का राइट आंसर हो जाएगा। अब 60 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 60वां। समान रेटिंग के लिए एक कलीय प्रेरण मोटर का आकार त्रिकलीय प्रेरण मोटर की आकार की तुलना में कितना गुना होता है, बताइए। तो कितना, 1.5, 1.5 गुना मान सकते हो आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है 61 कि समान रेटिंग के लिए एक कलीय प्रेरण मोटर की दक्षता त्रिकलीय प्रेरण मोटर की तुलना में होगी, बताइए 61। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, कम होगी। ठीक है, चलिए अगला, एक कलीय प्रेरण मोटर में मुख्य वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग व सप्लाई के अक्रॉस खालिस्तान में लगाया जाता है, किस में, श्रेणी में, समांतर में। तो उसको हमेशा समांतर में लगाते हैं। एक कलीय प्रेरण मुख्य वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग को हमेशा किस में लगाते हैं, हम समांतर क्रम में लगाते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे हम उसको लगा देते हैं। चलिए तो दोस्तों अगला सवाल आप लोगों के सामने है 63, 50 हर्ट्ज 4 पोल एक कलीय प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति का मान होता है। ये तो सोल्व कर सकता हूँ क्योंकि ये तो थोड़ा छोटा सवाल है लेकिन थोड़ा सा बड़ा था। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर जो आपकी एक कलीय प्रेरण मोटर के हमें निकालना हो तो इसमें होता है 120 फ्रीक्वेंसी अपॉन पी। ठीक है, ये पोल की संख्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कितने हर्ट्ज की आपको दी गई है। अगर मैं यहाँ पर इसको सोल्व करूँ तो ये हमारा 120 कितना दिया गया भैया आपको, 50 हर्ट्ज, और पोल कितने दिए गए आपको, 4। तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटोगे आप, कितना हो जाएगा, 4 3 12, तो 30 मल्टीप्लाई 50, तो कितना हो जाएगा, 50 दिया 1500। तो आपका ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये को कौन सा, ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 64 कि स्लिफ्ट फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग बलागुण होता है। स्लिफ्ट फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग बलागुण होता है उच्च, निम्न या फिर मध्यम, बताइए। 64 का आपको राइट आंसर बताना है, तो कौन सा, मध्यम होगा दोस्तों, बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 65, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन प्रेरण मोटर का खालिस्तान पर द्विकलीय प्रेरण मोटर की तरह कार्य करती है, किस पर, बताइए, फुल लोड पर या फिर नो लोड पर। 65 का बताना है आपको, तो फुल लोड पर कार्य करती है, किस पर, फुल लोड पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ये तो भाई अगला है आपका यहाँ पर 66वां, सैडल पोल मोटर के घूमने की दिशा निर्भर करती है।
66 का आपको राइट आंसर बताना दोस्तों। तो किस पर दोस्तों, यहाँ पर पोल शेडेड पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि निम्न गति बलाघूर्ण वक्र किस मोटर का है। आपको राइट आंसर बताना है 67 का। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल मोटर का। ठीक है, चलिए ये डायरेक्ट करंट ऑपरेशन चल रहा है इसमें, वही अल्टरनेटिव करंट ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, स्लिप फेज ट्रेन मोटर का उपयोग किया जा सकता है 68 तो निम्न जड़त्व के लोड पर। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर रखती है। कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर रखती है, कितनी पावर रखती है बताइए। 69 तो उच्च पावर फैक्टर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्च पावर फैक्टर। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की ओर। 70 अब आ चुके हैं आपके प्रीवियर, जो आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। 2016 का आप लोगों के सामने है कि स्टेरिस मोटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। 2016 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, दोनों 2016 के पूछे गए। अब आ चुके हैं आपके पिछले सालों के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं। जो बंदा मेरे साथ लास्ट से जुड़ रहा है ना, जो अब तक भी टिक रहा है, तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप टिक रहे हो। ठीक, शायद आप अच्छा कर पाओ अपने पेपर में, क्योंकि इन्हीं में से जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेंगे। ये मेरी आपसे मतलब क्या बताऊँ आपको, मेरी ओर से आपको। चलिए अगला सवाल कि स्टैटिक्स जो स्टैटिक्स मोटर के निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है बताइए। तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर। और मुझे कमेंट करके बता देना यार, अब तक जो आप टिक रहे हो ना, मतलब जो अब तक आप क्लास को देख रहे हो, वैसे तो आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन जब आप लास्ट तक 94 क्वेश्चन में पहुँचोगे और क्लास ख़त्म होने के बाद, तो मुझे एक बार कमेंट करना कि आपने क्लास को पूरा देखा, हम लास्ट क्वेश्चन तक आपके साथ बने रहे। तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना मेरे यार, बस एक बार। ठीक है, आपका नाम ले लूँगा मैं ठीक है, रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। ठीक, और आपको कोई भी डाउट हो ना तो मैं कमेंट कर देना। जो भी 94 क्वेश्चन तक टिकेगा ना मेरे साथ, तो एक बार कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं रिप्लाई दूंगा ज़रूर आपको। मुझे 94 जब आपको लास्ट तक क्वेश्चन में बने रहोगे ना, मैं देखना चाहता हूँ कितने जो मेरे साथ छात्र हैं वो जुड़े हैं। ठीक है, कितने दोस्त मेरे साथ लास्ट तक जुड़े हैं, तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कर देना। चलिए अगला है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा 70 का, क्या होगा, हिस्टैटिक्स लॉस। ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 71 का, स्टेपर मोटर है। 71 का ये भी 2016 में पूछा गया है। अब मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे छात्रों को डाउट रहता है कि सर 2016, 16 और 17 का काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कई सालों के अलग अलग स्टेट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोई किसी स्टेट में थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बन जाता है, क्वेश्चन पेपर किसी में अलग बन जाता है, तो वहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो ये सभी प्रीवियर पूछे जाते हैं, कभी कभी अलग अलग पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत पूछना। अब तो इस राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 फेज़ वाला मोटर। ऑप्शन नंबर डी स्टेपर मोटर कौन सा होता है, 2 फेज़ वाला मोटर। चलिए अगला है, कैपेसिटर से स्टार्ट होने वाले एकल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होगा। कैपेसिटर से स्टार्ट होने वाले एकल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होगा, बताइए। 72। तो यहाँ पर 0.6 लैंगिक। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, अगला सवाल आप लोगों के सामने है कि कैपेसिटर से स्टार्ट होने वाले मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्यू होगा। 2016 का पूछा गया सवाल है, बताइए। 73। तो रेटेड टॉर्क क्यू से अधिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला रिलक्टेंस मोटर है। 74 रिलक्टेंस मोटर है, बताइए तो कौन सी, सिंगल एक्साइटेड। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन मोटर हाई पावर फैक्टर संचालित होगा। निम्न में से कौन मोटर हाई पावर फैक्टर संचालित होगा, कौन सी मोटर में। 75 का आपको राइट आंसर बताना है। तो कैपेसिटर रन मोटर में, ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर चला जाएगा, कैपेसिटर रन मोटर में। चलिए पढ़ते हैं 76 के साथ। ये आ चुका है आपके सामने 76 कि अगर कोई सिंगल फेज मोटर नया स्टार्ट हो तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। अगर कोई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट ना हो तो उसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। 76 मेन कारण पूछ रहा है। चलिए तो काफ़ी सारे कारण तो हो सकते हैं उसके, लेकिन सहायक वाइंडिंग में रिक्तता, मुख्य वाइंडिंग में रिक्तता, फ्यूज़ उड़ गए हों, तो इसके मुझे लगता है कि ये कारण हो सकते हैं। हाँ फ्यूज़ उड़ना, फ्यूज़ कैसे उड़ सकते हैं यार, तो इनमें से तो कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब है वैक्यूम क्लीनर में आप कौन सी मोटर यूज़ करेंगे। वैक्यूम क्लीनर जो होता है उसमें कौन सी मोटर यूज़ होती है। इसमें तो हाई पावर चाहिए ना, हाई पावर, ज़्यादा पावर, तो आप समझ सकते हो कौन सी मोटर यूज़ करेंगे हम। समझ गए होगे ना, हाई पावर में कौन सी, हमारी अपनी यूनिवर्सल मोटर। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। चलिए अगला, एक इंडक्शन मोटर में निरहित ईएमएफ की आवृत्ति होता है। 2017 में पूछा गया सवाल है 78। तो यहाँ पर आपूर्ति आवृत्ति के बराबर, सी राइट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। अगला, इंडक्शन मोटर में स्कीविंग का लाभ होता है, बताइए। 79। तो यहाँ पर जैसे चुंबक गुंजन कम होता है, मोटर बिना रुकावट के चलने लगती है, रोटर दांतों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष चलने लगती है, चलने के दौरान अधिक असमान टॉर्क पावर दिया जाता है। तो यहाँ पर तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना लंबा सवाल पूछा गया है 2017 में, 2017 में पूछा गया सवाल है। ठीक चलिए अगला है 80 नंबर का। अभी और कुछ क्वेश्चन बाकी रह चुके हैं, वो भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। निम्न में से वह कौन सा मोटर है जो सामान्य रूप से घरेलू वैक्यूम क्लीनर में फिट किया जाता है। चलिए फिर से वही सवाल रिपीट हो चुका है, तो कौन सा भैया, 2018 में पूछा गया। देखिए रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। 2016 में पूछा गया था और 2018 में पूछा गया है। देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है। यूनिवर्सल मोटर, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया पैटर्न। अगला 81 कि उस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का क्या टाइप होता है जिसमें फुल लोड पर पावर फैक्टर उच्चतम होता है। ये 2018 का है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो इसमें जो मोटर यूज़ करेंगे दोस्तों वो कैपेसिटर रन टाइप की होती है। कौन सी, कैपेसिटर रन टाइप। ठीक है यहाँ पर ये ऑप्शन तो नहीं होगा, कैपेसिटर रन टाइप होगा। आपको राइट आंसर लिख लीजिएगा कहीं भी। चलिए अगला 82 इंडक्शन मोटर के स्टार्टर फेज वाइंडिंग में किन्हीं दो की दी गई सप्लाई में अपवर्तित करने की करके इसकी ब्रेकिंग की विधि क्या कहलाती है। तो ये आपका 2018 में पूछा गया सवाल है 82। तो प्लगिंग जो है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बढ़ते जल्दी से 83 की ओर। इंडक्शन मोटर का वास्तविक गति से धीमी एवं एक समान गति से चलना निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। 83 बताइए। तो कौन सा, क्रॉलिंग, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक चलिए 84 आप लोगों के सामने है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के टॉर्क में उपयुक्त खालिस्तान को मोटर के रोटर सर्किट के साथ श्रेणी क्रम में इंसर्ट करके वृद्धि की जा सकती है। 2018 में पूछा गया ये भी सवाल है, बताइए क्या राइट आंसर होगा 84 का। तो रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 कि सिंगल फेज हिस्टेरेसिस मोटर चल सकता है। 2018 में पूछा गया है ये भी। 85 से आपको राइट आंसर बताना है। तो केवल सिंक्रोनस स्पीड पर, ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल सिंक्रोनस स्पीड पर। ठीक है भैया चलिए अगला
हिस्टेरेसिस मोटर में रोटेशन की दिशा को निम्न के द्वारा विपरीत किया जा सकता है। ये भी 2018 का पूछा गया सवाल है, 86। तो यहाँ पर सैडेड पोल को मेन पोल के साथ शिफ्ट करके, ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर है, स्टेपर मोटर होता है, स्टेपर मोटर होता है, बताइए किस में, डीसी में या फिर टू फेज मोटर में, सिंगल फेज में या फिर मल्टी फेज में, बताइए। 87, तो किस में, डबल फेज इंडक्शन मोटर में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयुक्त रोटर होता है? ये भी 2018 में पूछा गया सवाल है, बताइए। 88, तो फेज वाउंड रोटर होता है इसमें, कौन सा, फेज राउंड, ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर पहुंच जाएगा आपका। चलिए अगला है, आपको डायग्राम दिया गया है, इसमें क्या क्या गया है कि किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर दर्शाई गई है इसमें, बताइए कौन सी मोटर इसमें दर्शाई गई है 89 में। तो कौन सी है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, दोनों दर्शाई गई। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका यहाँ पर 89 का हो जाएगा, 89 का डी ऑप्शन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। चलिए बढ़ते हैं आपके, हम लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं बस अब जा, ठीक है। सैडेड पोल मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? सैडेड पोल मोटर का उपयोग कहाँ हम करते हैं? ये 2019 का सवाल है, पूछा गया, ठीक है। अब तो जो 2019 में पूछा गया सवाल है ना, तो चांसेस रहते हैं कि वो 2020 में पूछा जाए। अब देखिए 2018 और 19 के सवाल ऐसे हैं जो रिपीट होने के चांस रहते हैं। 2018 और 19 के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होने के अधिकतम चांस दोस्तों के रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हेयर ड्रायर में, किसमें, हेयर ड्रायर में। चलिए अगला, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 91, तो कौन सा, स्टेपर मोटर, ये भी 2019 में पूछा गया है। अगला, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में उपयोग में लाए जाने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य होता है, 92। तो इसमें दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें कहा गया है 75 से 80% तक पहुंचने के बाद आरंभिक कैपेसिटर को बंद करना, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो इसमें तो ऑप्शन दिया गया नहीं है। तो कौन सा होता है, आरंभिक कैपेसिटर को बंद करना, पहुंचने के बाद आरंभिक कैपेसिटर को बंद करना होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हो कहीं भी, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 75% से 80% तक पहुँचने के बाद, इसमें ऑप्शन तो नहीं है, आरंभिक कैपेसिटर को बंद करना, ठीक है। कैपेसिटर को बंद करने की बात कर रहा है, लेकिन इसमें कैपेसिटर की बात कही नहीं है, इसमें परिचालन वाइंडिंग को बंद करने की बात कही है या फिर आरंभिक वाइंडिंग को, लेकिन इसमें क्या होता है, कैपेसिटर को बंद करना होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कैपेसिटर ही आप लिख सकते हो डायरेक्टली, कैपेसिटर। चलिए अगला जो सवाल है, अभी ये दोनों सेकंड लास्ट है मेरे पास, तो देखिए लास्ट के चरण पर हम पहुँच चुके हैं। कौन से प्रकार के सिंगल फेज मोटर का किसी और प्रकार के सिंगल फेज मोटर से बहुत उच्च प्रारंभिक टॉर्क होता है, 2019 में पूछा गया है, 93। कौन सी मोटर है हमारी, ये वही है यूनिवर्सल मोटर, ए राइट आंसर हो जाएगा। 94, यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण की सेंट्रीफ्यूगल स्विच पद्धति में रेडियो हस्तक्षेप का कैसे उन्मूलन किया जा सकता है, 2019 में पूछा गया सवाल है, बताइए। 94 लास्ट का तो बता दो, कैपेसिटर को सेंट्रीफ्यूगल स्विच के आर पार जोड़कर, ठीक है। ये भी ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ अगर आप जितने भी छात्र इस क्लास को पूरा देखे हो, ठीक है। एक बार मैंने फिर से बता रहा हूँ, कमेंट जरूर कर देना जिसने 94 क्वेश्चन तक मेरा साथ दिया, लास्ट क्वेश्चन तक मेरा साथ दिया है, क्लास में बने रही हो, ठीक है। आप ज़रूर इसमें अच्छा कर पाओगे ITI एग्ज़ाम में, क्योंकि इन्हीं से जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों, ठीक है। आप लिख लीजिए, जितने में आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा सब कुछ, ऐसी क्लास आपको कल भी मिल सकती है, ठीक है। कल ना मिली तो परसों मिलेगी, ठीक है, तो मिलेगी ज़रूर।
लेकिन आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप लास्ट तक रुके। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कर देना। हाँ, ये लिख देना कि हाँ सर मैं लास्ट तक आपका 94 क्वेश्चन तक रुका हूँ। ठीक है, तो बस अगर आपका कोई भी और सवाल हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट भी कर देना, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा मेरे यार। ठीक है, रिप्लाई मैं आपका दोस्तों ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। आज के लिए तो बहुत हो चुका है ना, बहुत हो चुका है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जैसे ही कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नोटिस वगैरह आएगा, न्यूज़ वगैरह आएगी, मैं आपको ज़रूर कंफर्म कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।